नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने राजनीति में जब प्रवेश किया तो नया आयाम गढ़ा। जब ये सर्विस में थे तो भी इन्होंने अपने सर्विस पीरियड में भी नए आयाम को गढ़ने का काम किया। वो है देवमणि द्विवेदी जी। इनके बारे में थोड़ा-सा परिचय आपको दे दें। देवमणि द्विवेदी जी का जो करियर की शुरुआत हुई है, वो सिविल सर्विसेज़ से हुई। सबसे पहले इनका डिप्टी एसपी पे चयन हुआ। फिर उन्होंने वहाँ से इस्तीफा देके आईआरटीएस की सर्विस ज्वाइन करी। ये रेलवे के सबसे बड़े ओहदे पे रहे, विजिलेंस में रहे। उसके बाद 2017 में 17 में टिकट दिया, 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया इनको। 2016 में इन्होंने वीआरएस ले लिया था और उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति की शुरुआत करी। भारतीय जनता पार्टी ने इनको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया और इन्होंने लम्बुआ की सीट, जहाँ से इनको उम्मीदवार बनाया था, उसको भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालने का काम किया। आइए सीधे इनसे रूबरू होते हैं, इन्हीं से जानते हैं, इनकी शख्सियत के बारे में जानते हैं और आगे क्या क्या इनका प्लान है राजनीति में को लेकर के सब जानते हैं। देवमणि जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अचानक से इतने बड़े सर्विस के पद पे रहे, कैसे क्या मन में आया कि आप राजनीति में कदम बढ़ाएं और राजनीति में कुछ क्या ऐसा सोच के आए थे, कि क्या भावना थी कि राजनीति में प्रवेश कर गए? देखें आरसी साहब, मैं कोई 21.5 वर्ष की अवस्था में ही मैं जब जेआरएफ हुआ तो मुझको ये लगा कि अब नौकरी पक्की है। यूनिवर्सिटी में न सही तो डिग्री कॉलेज में, उसमें मैंने यह मन बनाया कि 50 से 75 वर्ष की अवस्था जो होगी, 25 साल का कालखंड, वह मैं अपने विषय भोग के लिए और परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, मानव जात के लिए लगाऊं। समर्पित। और कुछ ऐसा हुआ कि 50 वर्ष की अवस्था में ही, जिस दिन मेरे 50 वर्ष पूरे हुए जीवन के, और एक ऐसी घटना कि उसी दिन मेरी दूसरी बेटी का विवाह सुनिश्चित हो गया, तो मुझे लगा कि ईश्वर ने कोई इशारा किया है। वो मैंने अपने से ही जो प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था अपने को, उसकी याद दिलाई जा रही है हमको। तो फिर मैंने मन बना लिया कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेना है और सार्वजनिक जीवन में कुछ करना है, लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, कम्युनिटी, कंट्री, ह्यूमैनिटी के लिए। तो 50 वर्ष में ही मैंने वीआरएस पुटअप कर दिया, लेकिन तमाम लोग शुभचिंतक थे। उनका ये था कि शायद मैं किसी गुस्से में या क्रोध में आकर के, सिस्टम से नाराज होकर के मैं कर रहा हूँ। करते कराते उसमें 1 वर्ष से ज़्यादा लग गए और जब 51 प्लस हो गया, मैंने तो वीआरएस मुझको मिला। तो बहुत पहले ही, मतलब 20-21 वर्ष की अवस्था में, चूंकि डायरी में लिखता रहता हूँ बहुत बचपन से ही, कक्षा 8 से ही, तो लिख करके रखा था। फिर बाद में वो चीज़ें हुई कि तीसरे पन में आदमी को, पहले पन में 25 साल से शिक्षा दीक्षा, 25 से 50 तक विषय भोग और दुनियादारी, फिर 50 से 75 तक मुनि वृत्ति, जिसको कहते हैं आप, ऋषि मुनि वृत्ति, फकीरी कह सकते हैं, वो देश के लिए, वो समाज के ख्याल लिए। आपके। वो ख्याल आया और मैंने उसी समय लिखा कि कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ कर पाने को आया हूँ, और इतना कौन हिसाब रखे, क्या खोया हूँ क्या पाया हूँ। बहुत खूब। देखिए, एक चीज़ देवमणि जी के बारे में और कही जाती है, चूँकि ये मन से कवि भी हैं और कविता के माध्यम से इन्होंने बड़े-बड़े गंभीर विषयों को अपने कविता के माध्यम से उठाते रहे हैं। तो देवमणि जी, सबसे पहला सवाल तो ये होगा। दूसरा सवाल ये कि चूँकि अचानक से आप राजनीति में आए और एक बड़े मुकाम पे आपको ईश्वर ने पहुँचाया, जनता ने चुना, आप विधानसभा में गए। आगे क्या मोटिव है? भविष्य में क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ करेंगे? क्या प्लानिंग और है राजनीति में कुछ और आगे करने की? जी क्योंकि राजनीति में बड़े व्यापक लोगों की सोच होती है, आगे जाने के वो होते हैं। देखिए, राजनीति मेरे लिए सत्ता का माध्यम नहीं है, सेवा का माध्यम है। राजनीति सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए करते हैं।
ऐसा भी नहीं है कि अचानक मेरे मन में भाव आया। मैंने कहा कि 21 वर्ष की अवस्था में ही मोटा मोटी ये कर लिया था कि मैं जन सेवा या ऋषि वृत्ति, मुनि वृत्ति, कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि समाज सेवा सीधे करता, लेकिन ये था कि ये बड़ा मंच है और यहाँ पर अधिक योगदान किया जा सकता है। और एक बात और होती है कि लोग राजनीति को, कोई भरतहर ने, बहुत बड़े कवि थे, लेकिन उन्होंने कहा राजनीति वेश्या है। किसी ने कहा, एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य ने कहा कि राजनीति जहर है। कुछ लोग कहते हैं राजनीति काजल की कोठरी है, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति दलदल है, कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। लेकिन हम देखते हैं कि पूरे विश्व में तो किसी भी देश की, समाज की दशा दिशा मूलतः भी और अंततः भी राजनीति से डिसाइड होती है। तो जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो उसको कठिन कह करके, रपटीली राह बता करके और ऐसे अपमानजनक शब्दों से उसको विभूषित करना ये ठीक नहीं है। इसलिए मेरे दिमाग में यह आया कि राजनीति कोई इस तरह हल्की चीज नहीं है। राजनीति एक गंभीर विषय है। आपने एक अपनी कविता के माध्यम से भी लोगों को बताया था किया, और मैंने लिखा कि राजनीति, 2 लाइन में चाहूंगा कि जरूर आप जरूर बताएं। राजनीति एक गंभीर विषय है, मैं आता हूं, और इसको हल्के फुल्के शब्दों से इसके बारे में कुछ नहीं करना, इसके बारे में कोई हल्की बात नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को लगे कि राजनीति में हल्कापन है तो इसलिए कि राजनीति में गंभीर लोगों की संख्या कम होती है। आपने बोला कि आगे क्या दशा दिशा रहेगी, आगे क्या करना है, तो मेरा सिर्फ यह है कि मैं अपनी कविता के माध्यम से कहूंगा, राजनीति से अधिक हमें तो लोक नीति की चिंता है। राजनीति से अधिक हमें तो लोक नीति की चिंता है, और अगले चुनाव से अधिक हमें अगली पीढ़ी की चिंता है। देखिए, बखूबी बात आपने कही कि राजनीति से ज्यादा हमें अगली पीढ़ी की चिंता है। हम यहाँ ये जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि 2024 का चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं आप, तो 2024 के लिए कोई तैयारियों को लेकर कुछ मन में, कुछ क्या तैयारियों को लेकर क्या है प्लान कुछ? देखिए, इसको जरूर साझा करें आप हमारे साथ। देखिए, पार्टी की जो योजना है वह तो आप देख ही रहे हैं। मैंने एक आल्हा लिखा भी है, गाया भी है कि 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है, पूरा भारत मोदी में है, फिर मोदी की बारी है। 365 कमल सदन में खिलने की तैयारी है, 365 कमल सदन में खिलने की तैयारी है, और पूरा भारत मोदी में है, जनता की बलिहारी है। तो ये तो तैयारी है। और मेरा अपना यह है कि भाजपा के लिए मैं अपने लेवल से, तन से, मन से, धन से, वचन से, कर्म से, ये जो पंच कर्म हैं, इन पंच कर्म से मैं जो कुछ भी पार्टी के लिए मैं कर सकूं तो मैं अपने को धन्य मानूंगा। एक गंभीर विषय पे हम आते हैं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अगर शब्द इसलिए कि राजनीति एक ऐसा विषय है कि इसमें पल पल संभावनाएं बदलती रहती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आपको लोकसभा से उम्मीदवार घोषित करती है, क्योंकि तमाम चर्चाएं, परिचर्चाएं उठनी शुरू हो गई हैं जनपद में, उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम कहीं ना कहीं अंदर खाने से आता रहता है। उस परिप्रेक्ष्य में क्या आपका क्या मानना है कि क्या अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, या क्या लोगों के लिए मैसेज होगा? देखिए, जनपद से ही जनपथ तक का रास्ता जाता है, जनपद से ही जनपद तक का रास्ता जाता है। और पार्टी मौका देती है तो पार्टी की शक्ति बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छूटेगी। और पार्टी अगर किसी दूसरे रूप में भी हमारी सेवा लेना चाहती है
तो मैं उसी रूप में, जिस रूप में सेवा लेनी चाहिए, उसी रूप में मैं अपना 100% देना चाहूंगा, मनसा वाचा और कर्म। कहीं मन में ये भी कहीं ना कहीं कोई मैल तो नहीं है कि 2017 से 22 तक आपने प्रतिनिधित्व किया लंबुआ विधानसभा का, और 2022 से अचानक से ही आप का टिकट कटता है, कोई नए उम्मीदवार वहां आ जाते हैं, इसका भी कहीं कोई टीस मन में कोई मलाल ऐसा कुछ? देखिए, है क्या कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम एकदम लड़ने वाले हैं, पूरी तैयारी हो, तो इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो मन में एक मलिनता आती है। लेकिन अब हम लोगों के सामने एक प्रसंग है, विशेष करके मैं वैदिक पद्धति का विद्यार्थी रहा हूं और रामायण तो हमने संस्कृत में ज्यादा पढ़ी है, हिंदी में कम पढ़ी है, लेकिन जो रामचरितमानस में लिखा गया है, प्रसन्नताम यो न गतोभिषेकतः तथा न ममले वनवास धोकतः। तो भगवान राम हम लोगों के आदर्श हैं, तो जिन्हें जब सिंहासन और अभिषेक की बात आई तो वह प्रसन्न नहीं हुए, और जब वनवास की बात आई तो उनका मन मलिन नहीं हुआ। तो वह जो उनका आदर्श है वह हमारे जीवन में एक बैलेंसिंग व्हील का काम करता रहता है, संतुलनकारी काम करता है। वस्तुतः यही ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग जो भी आप मान लें वह वही है। और कई बार जैसे अब वह भगवान राम घर ही रहे होते तो हो सकता है कि राजा राम तक रहते, वनवास हुआ तो भगवान राम होकर। बेशक बड़ी अच्छी बात आपने कह दी। एक अंतिम सवाल और पूछेंगे, क्योंकि 2024 सामने है और तमाम राजनीतिक गठबंधन भी सामने आ रहा है। उसमें एक गठबंधन जो विपक्ष का बना है, इंडिया, हाँ, इसके संबंध में जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आपने कहा कि मोदीमय है और 364% सीटें करीब भाजपा 2024 में 2/3 होता है तो कंप्लीट लेके आ रही है, मान लेते हैं 300+ मान लेते हैं। तो इसको आप जो ये गठबंधन इंडिया, इसके बारे में जरूर 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि क्या, किस पर उसमें देखते हैं? देखिए, आप पढ़े होंगे, एक दिव्यकांत बरुआ थे, अध्यक्ष या प्रवक्ता थे कांग्रेस के। वे कहा करते थे इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सुने होंगे जी। आज से कोई 40-45 साल पहले थे। अब ये लोग कहते हैं कांग्रेस इज इंडिया, मतलब कि यूपीए इज इंडिया, इंडिया इज यूपीए। तो ये सब शरारत इन लोगों को कोई नई तो है नहीं कि पहले इंदिरा इज इंडिया कहते, नहीं कि अब नहीं इंदिरा नहीं, अब कांग्रेस को इंडिया कहिए। तो इस तरह से आप कुछ काम करें और काम के अनुसार आपको नाम मिल जाए वह तो ठीक है, और आप इंडिया को टुकड़े टुकड़े करने की बात करेंगे, भारत माता को, और इंडिया नाम रखेंगे, तो ये जो है गुण विरोधी नाम रखने से भी जनता में गलत मैसेज जाएगा। तो ये है। इसीलिए अब हमको लगता है हो सकता है कि पछता भी रहे हो। चलिए, ये थे पूर्व विधायक देवमणि द्विवेदी जी, जिन्होंने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में विपक्ष के गठबंधन इंडिया को बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कह दिया टुकड़े टुकड़े। यानी कहीं ना कहीं ये मान रहे विपक्ष एकदम से कमजोर है और ये पूरी तरह से आश्वस्त है।